नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। तो सर, क्या आप सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रत्याशी को उतारेंगे या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, 35 साल कार्य कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में जन सुराज में मन बना के आप एंट्री क्यों कर दिए? चूंकि सवाल इसलिए बनता है कि विपक्षी पार्टी यह तो कह रही है कि जन सुराज में वही लोग जा रहे हैं जिनको किसी अन्य पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। खासतौर पर तेजस्वी जी को एक परामर्श दूंगा कि पहले वो ये देखें कि बिहार की आय क्या है। सम्मान बढ़ेंगे, एक तरफ इंडिया महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए को। सर, क्या आपको लगता है कि बिना किसी पार्टी से या किसी दल से अलायंस किए हुए इतनी आसानी से प्रथम बार विधानसभा का चुनाव जीत पाइएगा? जब जिसे इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि अगर किसी आम जन को कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे कि 10 लाख रुपए लगेंगे तब इसकी तबीयत ठीक होगी, तो हमको लगता है कि बिहार के 80% लोग 10 लाख रुपए नहीं लगा पाते हैं और घर पर उस मरीज को ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर वही डॉक्टर से इलाज कराकर किसी तरह से संतुष्टि करते हैं और मरने का इंतजार करते हैं। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं चंपारण और मैं बिहार की उस धरती पर उपस्थित हूँ जहाँ पर बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिए, कर्मवीरों ने जन्म लिए और यहीं से महात्मा गांधी अपने आंदोलन शुरू किए थे। जी हाँ, मैं उस बिहार के चंपारण के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ से राजनीति का आगाज होता है और सबसे बड़ी बात है कि यही लोकसभा क्षेत्र यहीं से शुरू होता है। और अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि जो भी राजनीतिक योद्धा है, जो भी राजनीतिक नेता है, इसको टूरिस्ट हब मान लिए हैं और अपनी राजनीतिक दंगल की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक जन सुराज के सिपाही जुड़े हुए हैं जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन क्या करिए, हमारे प्रोटोकॉल है। मैं चाहूँगा इनसे बातचीत करूं और क्या मोटो है। सबसे बड़ी बात है कि ये विधानसभा क्षेत्र लौरिया से आते हैं और ये 5 बार मुखिया पद पर रह चुके हैं। यह बिहार का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड है और ये अपने नाम से नहीं, अपने काम से जाने जाते हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे और कड़वी सवाल करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर हमारे सर न्यूज चैनल में। ये आज अपना प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। सर, मैं चाहूँगा, आप तो सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आप एक सर, यह हमारा एक प्रोटोकॉल है, इसको पहले पूरा किया जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आप सबों को अपने तरफ से शुभकामना देता हूं। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा नाम हुआ सचिंद्र कुमार पांडे। हम पश्चिम चंपारण जिला संगठन के महासचिव हैं, जन सुराज के एक सिपाही हैं। सर, 5 बार आप मुखिया टर्म में सर आप रह चुकी हैं। मैं चाहूँगा सर आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, शुरू से ही मेरा एक उद्देश्य रहा, अब इसको ऊपर वाला का कृपा ही कह सकते हैं कि मैं सामाजिक सेवा में बचपन काल से ही था और समाज का सेवा मैं करते गया और समाज की कृपा हुई। सभी जाति धर्म के लोगों का हरदम आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ कि हमको 5 बार मुखिया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, इससे पहले आप लगभग 35 साल राजनीति का आपका कार्यकाल रहा। चाहे पर्सनली मैं मुखिया पद की बात करूं, ये तो आप व्यक्तिगत थे, लेकिन सर यदि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी की बात करें या राज्य स्तर पर पार्टी की बात करें, तो सर आपका संबंध आप कांग्रेस के साथ 35 साल कार्य कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में जन सुराज में मन बना के आप एंट्री क्यों कर दिए? चूंकि सवाल इसलिए बनता है कि विपक्षी पार्टी यह तो कह रही है कि जन सुराज में वही लोग जा रहे हैं जिनको किसी अन्य पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है।
बात यह है कि हम बाई बर्थ कांग्रेसी थे, हमारे पिताजी थे, हमारे बाबा परबाबा थे। आज़ादी के लड़ाई में हमारे परबाबा अमर पांडे जी का काफ़ी सहयोग रहा है। उसके बाद हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। हमारे बाबा जी भी कांग्रेस में रहे, हमारे पिताजी कांग्रेस में रहते हुए मुखिया हुए, प्रमुख हुए, साथ साथ जिला परिषद के अध्यक्ष तक गए। वो हमारे परिवार के खून में रस बस गया था कांग्रेस। आज भी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी कि देश के धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थी और गांधी के सोच, गांधी के सपना को साकार करने की क्षमता कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थी, जिसमें सारे जाति सारे धर्म के लोग सम्मानित होते थे। इसीलिए एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के वजह से हम लोग कांग्रेस में थे। रही बात कि आपका दूसरा प्रश्न ये है कि आप कह रहे थे कि आप क्यों चले आए जनसुराज में, जिसको कहीं जगह नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी खास तौर पर बिहार में विगत 35 सालों से अपने उद्देश्य से भटक गई थी, गांधी के पदचिन्ह से भटक गई थी। क्योंकि यहाँ जात पात के नाम पर राजनीति करने वाले लालू जी के साथ कांग्रेस का गठजोड़ रहा और कांग्रेस उनकी पिछलग्गू बनी रही और लालू जी ने कांग्रेस को एक तरह से क्या कहा जाए, ज़मीन पर रहने नहीं दिया, समाप्त कर दिया। फिर गांधी के उद्देश्य की पूर्ति हम किसी अन्य पार्टियों में होते देख नहीं रहे। तब तक प्रशांत किशोर जी आए और वो गांधी के उद्देश्य को घर घर तक लेकर चलना शुरू किए। हमको लगा कि कांग्रेस का जो नीति और सिद्धांत थी, देश के सारे समाज, सारे जाति, सारे धर्म के लोगों को एक साथ कर, एकजुट कर, एक भाईचारा के साथ देश को चलाया जाए या प्रदेश को चलाया जाए, उस सोच को पूरा करने के लिए 30 साल बाद प्रशांत किशोर जी दिखाई दे रहे हैं और गांधी के प्रतीक चिन्ह को लेकर चल रहे थे। बस उसी सिद्धांत, गांधी के प्रतीक चिन्ह के सिद्धांत को मानते हुए हम प्रशांत जी के साथ गए और जन स्वराज पार्टी का एक सिपाही बन गए। 243 सीट पर तैयारियां चल रही है बिहार में और मैं आपको बता दूं कि 40 जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक महिला को प्रशांत किशोर जी प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे। क्या आपको लगता है 243 सीट पर अभी आज़ादी के बाद इस तरह का कोई चुनाव नहीं आया है कि जिसमें, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, तो जिसमें कोई भी पार्टी 243 सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारी। तो सर, क्या आप सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रत्याशी को उतारेंगे या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, आप प्रशांत जी की बात को तो सुनते होंगे। जहाँ भी पदयात्रा किए, आम जन मानस के बीच गए। पार्टी बनाने की उनकी इच्छा तो थी नहीं, लेकिन जब पदयात्रा प्रारंभ किए तो पदयात्रा के क्रम में बिहार की जनता ने उनको बताया कि प्रशांत जी, बिहार को जाति पाति और धर्म से अलग रखकर नया बिहार बनाने के लिए, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के बेरोजगारी को मिटाने के लिए, यहाँ का मूल जीने का आधार, जीविका का क्षेत्र किसानी है, जो उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, यहाँ स्वास्थ्य के लाभ के अभाव में लोग मृत हो जाते हैं पैसा नहीं रहने के कारण। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए, इन तमाम समस्याओं का निदान के लिए जब तक आप पार्टी नहीं बनाइएगा तब तक बिहार इस सब से मुक्त नहीं होगा। इसलिए आप हमारे बीच आए हैं, जिसमें सारे जाति धर्म के बीच हो जाते थे और सबने कहा कि पार्टी बनाइए, हम एक नया तीसरा विकल्प खड़ा करें ताकि जाति और धर्म के नाम पर बिहार को खोखला करने वाले पार्टियों से बिहार को मुक्ति मिले और हम लोग अपने अनुकूल अपना विधायक बनाएं, अपना नेता बनाएं, अपना मुख्यमंत्री बनाएं और उसको चुने, ताकि बिहार के सभी जाति धर्म सारे लोगों के हित में वो हो और पुनः बिहार 10 राज्यों, अग्रणी राज्यों की गिनती में आए। इसके लिए आप पार्टी बनाएं। तो उसके बाद वो पार्टी बनाए 2 तारीख को।
पार्टी बनाने के बाद अब हमारा समझौता तो किसी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से तो होगी नहीं। रही बात कि भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि वो धर्म आधारित राजनीति करती है। रही बात कांग्रेस, तो कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, लेकिन बिहार में कांग्रेस है ही नहीं, वो लालू जी के पीछे घूमती है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता को बेरोजगारी, भुखमरी, किसानी, पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार, अब आज के समय में अफसरशाही के गुंडागर्दी से बचाने के लिए अब प्रशांत जी नहीं, जन सुराज के एक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बन जाता है कि हम 243 सीट पर लड़ें और जनता के बीच, जनता के द्वारा जिस व्यक्ति का चयन हो उसको हम चुनाव क्षेत्र में उतारें और 2025 की लड़ाई हम जनता के अनुरूप, जनता के सोच के अनुरूप लड़ें और हम बिहार में नई व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना काम करें और हमारी सरकार बने। इसी उद्देश्य से हम 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा सर, ये जो हम लोग जदयू समीकरण की बात करें, सबका समीकरण अलग अलग, तो सर इस विधानसभा चुनाव में जन सुराज का सर राजनीतिक समीकरण क्या? जन सुराज का राजनीतिक समीकरण की बात अगर आप करते हैं तो हमारा समीकरण गांधी के सोच के अनुरूप है। पूज्य बापू को जिस समीकरण ने राष्ट्रपिता माना है, हम उसी उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। तो अगर जब समीकरण की बात आप लेते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर लीजिए कि गांधी पूज्य बापू को किन किन समीकरणों का सहयोग मिलता है। तो जो सहयोग हमारे गांधी को मिलता है, हम उन्हीं के पदचिन्ह पर चल रहे हैं और मेरा समीकरण पूरा बिहार होगा। हम किसी जाति और धर्म के नाम पर समीकरण बनाकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पूरे बिहार के लोगों को अपना बनाकर चुनाव लड़ेंगे, यही मेरा समीकरण। सर एक तरफ तो गांधीवादी विचारधारा की बात होती है और दूसरी तरफ 2 अक्टूबर को जो पटना में पार्टी घोषित हुई, उसी मंच से आपके प्रशांत किशोर जी नेता ने यह बात कह दी कि जैसे ही बिहार में जन सुराज की सरकार आएगी तो हम शराबबंदी को हटा देंगे। एक तरफ गांधीवादी और दूसरी तरफ शराबबंदी को हटा दें। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पूज्य बापू ने ये नहीं कहा था और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है कि शराबबंदी कानूनी मर्यादा में सख्त कानून बनाकर किया जाए। शराबबंदी करने के लिए जनमानस को ऐसा तैयार किया जाए कि वो नशा मुक्ति अभियान को ऐसा चलाया जाए कि जनता स्वयं सोच ले कि इस नशा मुक्ति अभियान से हम अपने को मुक्त रखेंगे। लेकिन बिहार में नीतीश जी ने वैसा किया नहीं। नीतीश जी ने इसे कानून का दर्जा दिया और वैसा कानून बनाया जिसमें समाज के सबसे दबे कुचले लोग, आज किसी भी जेल में जाइए तो भरे पड़े हैं, बेल कराने वाला कोई नहीं है। रही बात कि अगर उसके बाद भी शराब बंद हो गया रहता तो हम मानते कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया। आप प्रेस वाले हैं, आप चारों तरफ घूमते हैं, जरा आप ही आकलन कीजिए कि बंदी के बाद शराब ज़्यादा बिक रहा है अथवा कम बिक रहा है। तो आप जरूर पाएंगे कि बंदी के बाद शराब ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा पी रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, एक तरफ सरकार राजस्व की हानि करती है और दूसरा तरफ शराब माफियाओं को रोकने के लिए जिस तंत्र को लगाया गया है वो मोटी रकम लेकर अपने को मजबूत हो रहे हैं और निर्दोष, अनपढ़, गंवार, समाज के सबसे दबे कुचले लोग आज जेल के सलाखों के पीछे है। तो मेरा मानना ये है कि अगर गांधी के सोच की बात जहाँ तक है तो हमारी अगर सरकार आती है तो ये राजस्व जो अभी सरकार का को चूना लग रहा है 20,000 करोड़, हम इसको शिक्षा पर खर्च करेंगे। हम ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि घर घर में नशाबंदी से मुक्ति के लिए एक अभियान चलेगा और उस अभियान के माध्यम से 2, 4, 5 साल लगेंगे। एक समय आएगा कि घर के परिवार का कोई व्यक्ति अगर शराब के नशे में या नशा लेता रहेगा तो उसके परिवार के लोग उसका विरोध करना जब शुरू कर देंगे
तो स्वतः नशाबंदी लागू हो जाएगी और गांधी का जो परिकल्पना है उसको हम पूरा कर लेंगे। अभी ये आप ही बताइए ना, एक तरफ राजस्व की क्षति हो रही है और दूसरे तरफ शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इससे फायदा क्या हुआ बिहार को? बिहार को तो केवल घाटा ही घाटा। ये तो दिखावे के लिए कहा जाता है कि शराब बंद, लेकिन सर वास्तव में से तो आपका तो कहना ये सिर्फ पेपरों में बंद है, लेकिन अगर जीरो ग्राउंड पर देखा जाए, धरातल पर देखा जाए तो शराब खुली है। सर अगला सर आपसे सर सवाल है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी जी का ये कहना है कि यदि हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को 2,500 रुपये प्रत्येक महीना में देंगे, और आपका वादा ये है कि हम जो बूढ़ा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा के 2,000 कर देंगे। तो सर आप तो पुरुषों की बात कर रहे हैं और वृद्धा की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सीधे महिलाओं की बात हो रही है। तो आप 200 तो आप सर 500 कम क्यों? देखिए, आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव 14 आप देखे होंगे, 19 देखे होंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव भी आप देखे होंगे। तो उसमें आप देखे होंगे कि नेता लोग तो बहुत घोषणा करते हैं, लेकिन 5 साल बाद ये देखने को मिलता है कि जो उन्होंने घोषणा किया वो जनता के बीच पूरा नहीं किया। तो जन सुराज जनता की पार्टी होगी। हम जनता से झूठ बोलकर वोट नहीं लेंगे। सबसे पहले, अब चूँकि हमारे तेजस्वी जी तो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं इस बिहार प्रदेश के, हम उन पर तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारी हैसियत भी नहीं है। लेकिन मैं ख़ास तौर पर तेजस्वी जी को एक परामर्श दूंगा कि पहले वो ये देखें कि बिहार की आय क्या है। वो मुख्यमंत्री बनने की बात जो कहते हैं कि सरकार बनने के बाद, तो सरकार बनने के बाद उनकी आय क्या है? एक तरफ बिहार सूखा के चपेट में होता है और दूसरा तरफ बाढ़ के चपेट। रही बात, यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है, ना के बराबर है। 2, 4, 5, 10 फैक्ट्रियाँ होंगी, बाकी सब फैक्ट्रियाँ पहले कांग्रेस के ज़माने में थी भी तो उसमें ताले लगे। तो हमारे पास, हमको तो ये नहीं लगता है कि बिहार के पास कोई ऐसा अतिरिक्त राजस्व है जिससे कि वो 2500 रुपये दे पाएंगे। अब रही बात, वोट लेने के लिए झूठा पुलावा तो हम दे सकते हैं। तो अब कोई झूठा पुलावा देकर कहे कि हमको भैया वोट दे दो, तो वो अलग की बात है। लेकिन जन सुराज बिहार की राजस्व की आय को समझता है। प्रशांत जी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बिहार की वाजिब आय क्या होगी, तो उस आय के हिसाब से ही हम बिहार के लोगों को राहत दे सकते हैं। तो हम जनता के बीच झूठ बोलकर वोट मांगने नहीं जाए। हम सच्चाई बोल रहे हैं कि हम वृद्ध को इसलिए हम पेंशन देने की बात करते हैं। बिहार उस हैसियत में भी नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो वृद्ध हो जाते हैं वो एक असहाय तरह के लोग हैं, और कर्तव्य बनता है हर बिहारियों का कि अपने वृद्धजनों का सेवा करे। तो उसमें सरकार जो है उनका एक पारिवारिक सदस्य बनकर 2,000 रुपये सहयोग राशि देगी कि भैया इस राशि से दवा आदि का काम कर लें। तो हम सच्चाई के साथ हैं। अब तेजस्वी जी से ज़रा पूछिएगा कि इसके लिए कहाँ से वो अतिरिक्त संसाधन लाएंगे। लेकिन सर इस विधानसभा चुनाव में आपको 2 बड़े मोर्चे संभालने पड़ेंगे। एक तरफ इंडिया महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए को। सर क्या आपको लगता है कि बिना किसी पार्टी से या किसी दल से अलायंस किए हुए इतनी आसानी से प्रथम बार विधानसभा का चुनाव जीत पाइएगा? जब पूज्य बापू चंपारण में आए थे तो उस समय उनको महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी। मोहनचंद करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते। लेकिन जब चंपारण में घूमना शुरू किए तो इसी चंपारण के बेतिया धर्मशाला में इसी चंपारण के लोगों ने उनको महात्मा का उपाधि दिया। हम जानते हैं इंडिया की लड़ाई नहीं है। एक तरफ कूट कूट कर जाति पाति की राजनीति भरी है और दूसरे तरफ कूट कूट कर धर्मवाद की राजनीति है, और दोनों से हमें लड़ना। और दोनों जो है 35 सालों से बिहार की भोली भाली जनता के दिमाग में अफीम के तरह
इन दोनों पार्टियों ने घुसा रखा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा उम्मीद है कि बिहार की जनता अब बहुत कुछ समझ चुकी है। जिसे इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि अगर किसी आम जन को कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे कि 10 लाख रुपए लगेंगे तब इसकी तबीयत ठीक होगी, तो हमको लगता है कि बिहार के 80% लोग 10 लाख रुपए नहीं लगा पाते हैं और घर पर उस मरीज को ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर वही डॉक्टर से इलाज कराकर किसी तरह से संतुष्टि करते हैं और मरने का इंतजार करते हैं। तो बिहार की जनता इस चीज को झेल रही है। सर तो बिहार की जनता एक चीज और झेल रही है, यहाँ बच्चों की शादी जरूर होती है, लेकिन शादी होते ही वो पंजाब सीमेंट ढोने के लिए चला जाता है, महाराष्ट्र में गार्ड का काम करने के लिए चला जाता है। मैंने अन्य प्रदेशों में हमारे बिहारी या कुशल मजदूर वही काम करते हैं जो उस प्रदेश के लोग काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान भी जो होते हैं, इंजीनियर चाहे जो भी हों, उनको बिहार में कोई वैसा चीज़ें नहीं है कि जहाँ वो नौकरी कर लें, उनका भी पलायन होना है। और चीनी मिल तो लगा हुआ है। अब वो ईद के समय में या छठ के समय में एक बार वो अपने परिवार से मिलने आते हैं और फिर 11 महीना के लिए भूल जाते हैं कि हमारा कोई परिवार भी है। तो उस पलायन को रोकने के लिए हर माँ बाप अब समझ रहा है कि हमारी स्थिति क्या है। यहाँ के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहाँ के जाइए अनुसूचित जाति के बस्ती में, अति पिछड़ा जाति के बस्ती में, वहाँ के कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों को रोजगार मिला, क्योंकि उनके पास वैसी ना शिक्षा है और ना कोई व्यवस्था है। तो इससे सब निजात पाना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि प्रशांत जी की जो ये सोच है, निश्चित ही इस पर हम लोग सफल होंगे और जाति पाति और धर्म आधारित जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आने वाले समय में उनका सफाया होगा। और मैं भरोसा के साथ कहता हूं कि 2025 जन सुराज सरकार बनाने में एक मजबूत रोल अदा करेगा और जन सुराज की सरकार बिहार में बनेगी, भरोसा रखिए। चलिए सर, लास्टली सर आपसे सर ये सवाल है कि जिस जनता के बारे में आपने बात कही कि जो भी फैसिलिटीज है हम लोग जनता को देंगे, लेकिन सर कहीं ना कहीं सर सरकार भी यही जनता बनाती है और 4-5 साल तो इंतजार करती है कि अच्छे प्रत्याशी को चुनने के लिए, और 5 साल गलत प्रत्याशी को चुनकर पछताती है। क्या कहेंगे आप उन भोली भाली जनता को 2-4 शब्द? हम बिहार की जनता से अपील करेंगे कि वो देखें कि किसी भी दल के बड़े बड़े नेता जो हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं व जात के नाम पर राजनीति करते हों, वो अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये हमारी जनता जो है वो स्वयं मालिक है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आज तक तो उन्होंने जाति और धर्म या किसी नाम पर वोट दिया, कम से कम एक बार अपने बच्चे को देखे, उनके बच्चे का भविष्य क्या होने वाला है, स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलेगा। एक बार बच्चे को के चेहरा को देखकर बिहार में अगर बिहार की जनता ने वोट कर दिया, तो इन तमाम जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों का सफाया होगा, बगरुपिया सब राजनीति से आउट होगा, सेवक जनता के बीच होगा। सर आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप बना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे गुड्डू पांडे जी, जिन्होंने अपनी बात को जन सुराज की ओर से बेबाकी से रखी। बातों बात में कहीं से मैं प्रश्न पूछा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस में थे लेकिन अब जन सुराज में आ गए हैं। कुछ विचारधाराएं थी, इनका तो कहना ये है कि अभी कांग्रेस का बिहार में दौर नहीं है, अभी जन सुराज का दौर है। तो देखता हूं कि 2025 में बिहार की जनता किस बेस पर अपनी सरकार बनाती है, क्या जन सुराज को लाएगी या पुनः इतिहास को दोहराया जाएगा। बात तो कुछ भी हो सर, सरकार तो बदल रही है लेकिन मुख्यमंत्री वही रह रहे हैं। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।